Hello all, welcome to BHS Education. In this video, we are going to talk about environmental studies subject for undergraduate courses. So basically, जैसा आप सबको पता होगा कि environmental studies सब्जेक्ट सारे अंडर प्रोग्राम्स में, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, आपके लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो देयर विल बी 6 month कोर्स ऑफ environmental स्टडीज़ और environmental साइंसेज एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आपको अपने कोर्स के दौरान पढ़ना ही पड़ता है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड द इंक्लूजन ऑफ दिस सब्जेक्ट इनटू योर कोर्स. चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी अंडरग्रेड प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है. तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या विज़न है, वो जानने की कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ हम इसका सिलेबस देखेंगे कि वो 6 महीने के ड्यूरेशन में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्वामेंटल साइंसेस की या इन्वामेंटल स्टडीज़ की, तो ये किसी भी तरह का डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट नहीं है. हमें बिल्कुल ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इन्वामेंट क्या है, हमारा सराउंडिंग क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, और ऐसे कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो इन्वामेंट को हैम्पर करते हैं. सो बेसिकली इन्वामेंटल सब्जेक्ट वॉज अननोन फॉर लॉन्ग टाइम. इग्नोर किया जाता था, मनमाने तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता था ओवर द टाइम. बट देर वर सम इवेंट्स. ठीक है. स्पेशली वेस्ट वर्ल्ड में कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसके बाद इन्वामेंट वॉज द कंसर्न ऑल ओवर द ग्लोब. तो इन्वामेंटल एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ पूरे ग्लोब में. सो देयर वर सम कॉन्फ्रेंसेस. पहला है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वामेंटल डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992, और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट जोसेनबर्ग इन 2002. सो ये दो ऐसे बड़े इवेंट्स थे जो पूरे ग्लोब का अटेंशन इन्वामेंट की तरफ लेकर के आया. ठीक है. सो बेसिकली इन्वामेंट की तरफ क्यों लेकर आया? बिकॉज ऑफ ह्यूमन, लॉट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम अपने सराउंडिंग को, अपने नेचर को, अपने इन्वामेंट को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिटोरेट कर रहे थे. उन चीज़ों से बचने के लिए और लोगों में अवेयरनेस जाए कि हम खुले तरीके से रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर सकते हैं, वी हैव टू पुट ऑन सम लिमिट. और हमें इन्वामेंट को ध्यान रखते हुए एक सस्टेनेबल तरीके से अपने नीड्स को फुलफ़िल करना है, सो दैट हम आज की अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचा कर रख सकें. तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आता है. ठीक है. मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन सिनेरियो, तो इंडिया में भी हाईली इन्वामेंट को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता था, पूरी तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता था अनटिल एंड अनलेस दिस इवेंट. सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जो भी इन्वामेंटल कंसर्न वाले इवेंट्स हुए. और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट, हमारे स्टडीज़ में, हमारे कोर्सेज़ में भी इन्वामेंटल सब्जेक्ट को पढ़ाने जाने की डिमांड होने लगी ज़ोरों शोरों से. बट इसको कंपलसरी किया गया. ठीक है. कंपलसरी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो जब हम इंडियन सिनेरियो में बात करते हैं तो इन्वामेंट हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए क्यों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि बिकॉज आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री. हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो फौना का हो, फौना यानी कि एनिमल्स, और या फ्लोरा का हो, प्लांट्स का हो. ठीक है. दोनों तरह की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी अमाउंट में पाई जाती है. तो वी आर एमंग द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने स्पीशीज़ को, अपने डाइवर्सिटी को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें ओवर द टाइम. हम उन्हें डिटोरेट ना करें, हम उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें, सो दैट वो रहे ही ना. ठीक है. वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाए, एक्सटेंट हो जाए. तो हमें ऐसा नहीं करना है. दैट्स वाई
वी हैव टू अवेयर आवर जनरेशन्स, हमारे बच्चों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि इन्वामेंट क्या है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारी किन एक्टिविटीज़ से इन्वामेंट खराब हो सकता है. सो बेसिकली ऑल दिस थिंग वर द विज़न बिहाइंड इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट इनटू योर कोर्सेज. ओके. इसके बाद थोड़ा हम ये पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया. यूजीसी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे बिल्कुल ये मैंडेटरी किया जाए कि इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ना ही पढ़ना है. सो consideration by considering the statement by सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो 6 मंथ का कंपलसरी कोर्स मॉड्यूल इन्वामेंटल स्टडीज़ या इन्वामेंटल साइंसेस का इंक्लूड करेगी सारे के सारे बैचलर्स प्रोग्राम में. ठीक है. और आफ्टर दिस डिसीजन ये सारी चीज़ें एक्शन में आई, आपके लिए मॉड्यूल बनाया गया, सिलेबस इकट्ठा किया गया. ठीक है. और डिसीज़न हुआ, कमेटी बनी कि कौन कौन से पोर्शंस पढ़ाए जाने चाहिए जो एक बिगनर के लिए भी हो, प्लस सारे ओवरऑल सारे इन्वामेंटल कंसर्न्स को वो डील कर ले. ठीक है. सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द एक्सपर्ट्स involvement, we got this course और we have proper structured syllabus for it. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे कि आपका इन्वामेंटल साइंसेस का या इन्वामेंटल स्टडीज़ का जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपके कोर्स में, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है. तो कमिंग टूवर्ड्स सिलेबस, तो टोटल 8 यूनिट में बांटा गया है आपका ये सिलेबस. पहला जो यूनिट है दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वामेंटल स्टडीज़. इसमें बात करी गई है कि इन्वामेंटल स्टडीज़ जो है उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है. मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि वो सिर्फ एक डिसिप्लिन को बिलोंग नहीं करता है, वो आपके सारे डिसिप्लिन से मिल करके बना हुआ है. वो सोशल डिसिप्लिन भी फॉलो करता है, साइंटिफिक भी फॉलो करता है. अगर हम साइंस में भी बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सारे पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करता है वो अपने अंदर. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी. मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 में पढ़नी है. तो यूनिट 1 में आपको डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है. इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वामेंटल स्टडीज़, नीड क्यों है जनता के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसकी ज़रूरत क्यों है. तो नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, ये 2 टॉपिक्स आप इस यूनिट में पढ़ोगे. उसके बाद दूसरी यूनिट है, सेकेंड यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है. ठीक है. टॉपिक आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये पढ़ना है. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, नेचुरल रिसोर्स है तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है. ठीक है. इसमें सब टॉपिक्स आ जाएंगे आपके. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. ठीक है. और इसके साथ ही साथ हर रिसोर्स के साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उनकी भी बात करी गई है इसमें. सो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्रॉड डोमेन. ओके. इसके बाद दूसरा टॉपिक है इसी यूनिट में आपका, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कि सपोज आपको पढ़ाया जा रहा है ये कोर्स, तो आपका क्या रोल है नेचर को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में. ठीक है. एज एन इंडिविजुअल बीइंग, एज अ सिंगल इंडिविजुअल, आप क्या क्या रोल प्ले करते हो नेचर कंजर्वेशन में, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में, सॉरी. ठीक है. उसके बाद इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. इक्विटेबल रिसोर्सेज, इसमें बेसिकली बात होती है इस बात की कि अमीर लोगों को, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उनको रिसोर्सेज का एक्सेस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल. सो दिस इज़ नॉट मेंट टू बी. हर लिविंग बीइंग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है सारे रिसोर्सेज के लिए. ठीक है. चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एक एनिमल हो. So this all phenomena or discussion will be
present under this topic, which is equitable use of resources for sustainable lifestyle. ठीक है, तीसरी यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बात करी जाएगी कि कॉन्सेप्ट क्या है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है उसकी बात होगी। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, एनर्जी किस तरह से फ्लो करता है इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, फूड इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करी जाएगी इस यूनिट में। इसके अलावा इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आपको अलग अलग इकोसिस्टम के इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, विच इज इंट्रोडक्शन, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड दिस आर द फॉलोइंग इकोसिस्टम: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक बॉडीज। ओके, सो ये सारा चीज आपको पढ़ना है अंडर इकोसिस्टम यूनिट। दिस इज योर यूनिट 3। अब यूनिट 4 की बात करें तो इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, स्पीशीज, सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन, जेनेटिक स्पीशीज मतलब बेसिकली टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को किस तरह से उसके ज्योग्राफी और बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, इसकी बात होगी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डिफरेंट वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी जो है, जो विविधता है, वो क्या वैल्यू बियर करता है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। तो डिफरेंट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी किस तरह से डिफरेंट पैटर्न शो करती है, किस तरह से वेरी करती है, ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट है इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। सो इंडिया एज मतलब मेगा डाइवर्सिटी नेशन किस तरह से खुद को मैनेज करता है, अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी और थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से थ्रेट्स हैं, सो दिस आर द फ्यू थ्रेट जो आपको पढ़ना है। इंडेंजर्ड और इंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका यूनिट 4। नेक्स्ट है यूनिट 5, जिसमें आप पॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना है और अलग अलग तरह के पॉल्यूशन लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मरीन, नॉइस, थर्मल, न्यूक्लियर, ये सारे पॉल्यूशन हज़ार्ड के बारे में आप पढ़ोगे। सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल और मेडिकल, ये सारे वेस्ट क्या होते हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। एक इंडिविजुअल का क्या रोल है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, इसकी बात करेंगे। कुछ केस स्टडीज़ की बात करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन एक तरह का मेजर इंसिडेंट बना और हजार्डस इफ़ेक्ट देखने को मिला ओवर द टाइम हमें उस पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे आपसे इस यूनिट में। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग तरह के डिज़ास्टर को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, वो भी देखने को मिलेगा आपको इस यूनिट में, दैट इज़ फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। ठीक है, यूनिट 6 इज़ रिलेटेड टू सोशल इशूज़ एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या सोशल इशूज़ हैं वो आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने की। ठीक है, अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिएशन ऑफ पीपल एंड इट्स प्रॉब्लम कंसर्न, रीसेटल कर रहे हैं कहीं और, हैबिटेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल एथिक्स का इशू। ठीक है,
नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे अपने बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। केस स्टडीज़ भी आपको पढ़ने मिलेंगी इस यूनिट में बहुत सारी, ठीक है। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, कंज्यूमरिज्म, वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ोगे आप, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ोगे, एयर वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ोगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में पढ़ोगे। अगेन दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। अब कुछ इश्यूज हैं इन्वॉल्व इन द इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। अगर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन फोर्स किया जाए तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे इस यूनिट में। तो दिस यूनिट इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी ब्रॉड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 6 में हम ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है वो देखेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरिएशन अमंग नेचर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन्वामेंटल का और ह्यूमन का हेल्थ उस इन्वामेंट से किस तरह से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे। एड्स HIV के बारे में बात करेंगे। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से पड़ता है वो देखेंगे और कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। यूनिट 8 जो होगा वो आपका फील्ड वर्क पे बेस्ड होगा पूरा। आपको लोकल एरिया घूमना पड़ेगा और उन्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से इन्वामेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके आसपास का लैंडस्केप है, वहाँ पे किस तरह की इकोलॉजी है, कैसी बायोडाइवर्सिटी है। बेसिकली आपने जो ऊपर के 7 यूनिट्स में पढ़े हैं उनको आप इसमें फील्ड वर्क के फॉर्म में अप्लाई करोगे, ठीक है। आप लोकल पॉल्यूटेड साइट विजिट करोगे जो आपके आसपास इंस्टीट्यूट के होगा वहाँ पे, ठीक है। और उस एरिया में, आपके लोकल एरिया में क्या कॉमन स्पीशीज़ पाई जाती हैं आप उनका डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ठीक है। सिंपल इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। सपोज़ आपके आसपास कोई एक पॉन्ड है तो आप पॉन्ड साइट पे जाके देखोगे कि वहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, कौन किसको खा रहा है, एनर्जी कहाँ से फ्लो कर रही है इस पॉन्ड में, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बेसिकली आप इकोसिस्टम फंक्शनिंग वाली एक्टिविटी कर सकते हो। सो देयर आर फ्यू ऑफ द फील्ड वर्क एक्टिविटीज़ विच यू हैव टू परफॉर्म अंडर दिस यूनिट। सो ये बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही प्लान्ड सिलेबस पैटर्न बनाया गया है आपके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। सो बिल्कुल आपको ये पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में हर किसी को नॉलेज होना चाहिए आज के टाइम में, बिकॉज इट इज़ अ बिग कंसर्न। ओके, बिग कंसर्न है कि हम जो भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल अप्रोचेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल तरीका है, ठीक है। हम ये अर्थ शेयर करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं या इक्वली हाँ बोल सकते हैं कि वो इक्वली रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। बने हुए इज़ द राइट वर्ड। बट हम ह्यूमन अपने ग्रीड के लिए रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेज दूसरी स्पीशीज अफेक्ट हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर आवर अर्थ एंड अल्टीमेटली फॉर आवर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप ओवर द टाइम देख सकते हो कि कितने सारे नेचुरल डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उनका फ्लो रेट बहुत बढ़ गया है, फ्रिक्वेंसी उनकी बहुत बढ़ गई है ओवर द टाइम। दिस इज़ बिकॉज वी आर हैम्परिंग द इन्वायरमेंट सो मच, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट वी आर हैम्परिंग इट कि वो रीसस्टेन नहीं हो पा रहे, हम उसको हील करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। सो दिस ऑल आर द फ्यू फैक्ट्स रिगार्डिंग इट।
सो बेसिकली आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िए, आप अपना साइड सब्जेक्ट ना लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज आपको होगा, तो आप एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ सकते हो ओवर द टाइम, ठीक है। सो या मे बी आई विल ट्राई टू कंप्लीट few of the important units from your course. Okay, so stay tuned to our channel and please support us by subscribing the channel, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपका सपोर्ट इस फॉर्म में ही हमें मिलता है, सो दैट वी कैन make more videos for you which definitely going to help you in your studies. Okay, thank you for watching this video.